हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन हमने की, मैक्रो वर्ड का मीनिंग हमें पता चला था और मैक्रो को माइक्रो से डिफरेंट क्यों कहा जाता है और उनको डिफरेंटली किसने डिफाइन किया था, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की ऑल ओवर हमने हिस्ट्री डिस्कस की थी कि एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कहाँ से हुई थी, उसको स्टार्ट किसने किया था। हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से ये डिफरेंट क्यों है, माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपना स्कोप डिस्कस करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और इन सभी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया कितना है। स्कोप का मतलब एरिया कवर्ड। एरिया कवर्ड अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी स्टडी की जाती है, कौन कौन सी थ्योरीज यहां पर स्टडी की जा रही हैं। वो थ्योरी कौन सी होंगी वो हम अपने स्कोप में डिस्कस करेंगे। हमने कल अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि माइक्रो में हमने पढ़ा डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, कॉस्ट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में। ये सभी स्कोप था किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और आज हम स्कोप की बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स से वाइड है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी है और उसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसका स्कोप भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से थोड़ा वाइड होगा, थोड़ा लार्ज एरिया में होगा। तो सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहली थ्योरी अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिस्कस कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि कितने लोगों के पास काम है करने के लिए, कौन कौन से पर्सन्स अपनी जॉब पर जा रहे हैं, मतलब जिन लोगों के पास जॉब है। हमारे इंडियन इकोनॉमी में कई लोगों के पास अपनी जॉब नहीं है या कई लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे। इट मीन्स कि वो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की हेल्प से हम अपना डिफाइन कर सकते हैं या अपना अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कि कितने लोगों के पास काम है या नहीं है। वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, अगर हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मतलब ऑल इंडिया लेवल पर हमने बात करनी है। ऑल इंडिया लेवल पर हर एक स्टेट में हम देखेंगे कि कितने लोगों के पास काम है, कितने लोगों के पास नहीं है। उसी के बेसिस पर हम अपने इस चीज को फाइंड आउट करेंगे कि किनके पास एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। जिनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। वो सभी हम डिस्कस करते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में। वो सब कुछ कैसे हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है, अगर हम
स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे वो एक इंडिविजुअल लेवल पर रह जाएगी, लेकिन हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया के एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना है तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसको स्टडी करते हैं। दूसरा है जनरल प्राइस लेवल थ्योरी। जनरल प्राइस लेवल थ्योरी एक तरीके से हमारी प्राइस लेवल थ्योरी ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस की थी अपनी डिमांड को हमने रिलेट किससे किया था, अपने प्राइस से। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज हो रही है। ये डिस्कस किया था हमने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडिविजुअल लेवल की जब हमने डिमांड को फाइंड आउट करना था। अब जनरल प्राइस लेवल थ्योरी का मतलब भी एक तरीके से ऐसे ही है, लेकिन जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या हो गया, हमारे पूरे मैक्रो लेवल पर जो भी प्राइस हमारी कंट्री में प्रिवेलिंग है, जो भी हमारी कंट्री का प्राइस लेवल चल रहा है, उसी को हम जनरल प्राइस लेवल बोलेंगे। और जनरल प्राइस लेवल थ्योरी हमारे सेम रिलेशन को शो कर रही है कि प्राइस अप जाएगा तो डिमांड डाउन, प्राइस डाउन आएगा तो डिमांड अप जाएगी। लेकिन यहां पर प्राइस और डिमांड को नया नाम दे दिया गया है। प्राइस को क्या कहा हमने, जनरल प्राइस, और डिमांड क्या बन गई, एग्रीगेट डिमांड। प्राइस क्या हो गया, जनरल प्राइस, एंड डिमांड क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड। सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ है, लेकिन उसका रिलेशन वही रहेगा जो हम माइक्रो लेवल पर डिस्कस करके आएंगे। डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ इंडिविजुअल लेवल की डिमांड और प्राइस था, लेकिन यहाँ पर प्राइस और डिमांड क्या है, होल कंट्री के लेवल का है। पूरी कंट्री को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको जनरल प्राइस लेवल थ्योरी कहा गया। इसमें हम देखते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको इन्फ्लेशन का नाम दे देते हैं, क्योंकि प्राइसेस के इंक्रीज होने के कारण लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। लोग अब उतना सामान नहीं खरीद सकते जितना वो पहले खरीद सकते थे। सपोज एक चीज है वो 4 रुपए की मिल रही है और एक पर्सन के पास 20 रुपीज है, तो वो क्या करेगा, 20 रुपीज में वो 5 प्रोडक्ट खरीद लेगा। लेकिन उसका अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, वो प्राइस इंक्रीज होकर उसका 5 हो गया, 5 हो गया, तो वही 20 रुपीज में वो कितने प्रोडक्ट खरीद पाएगा, सिर्फ 4 प्रोडक्ट खरीद पाएगा। तो उसका एक प्रोडक्ट कम हो गया। वो जो एक प्रोडक्ट कम हुआ तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, क्योंकि वो पहले 5 प्रोडक्ट खरीद सकता था, लेकिन अभी वो सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, तो उसकी एक प्रोडक्ट से परचेजिंग पावर कम होगी। वो किसकी वजह से होता है, इन्फ्लेशन की वजह से। जब एक पर्सन की इनकम नहीं बढ़ रही लेकिन प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। सेम वे में डिक्रीज को देखते हैं हम, डिक्रीज को बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होगा कि एक पर्सन की इनकम इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही, लेकिन प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, उसका इफेक्ट उल्टा होगा। उल्टा कैसे कि प्राइसेस डिक्रीज होंगे लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी अगर हम डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं। ये किसके अंदर डिस्कस करेंगे हम, जनरल प्राइस लेवल थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड
देखिए, हमें सभी को पता है कि हमारा आज का वर्ल्ड या आज का जो टाइम चल रहा है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन का है। कौन सा टाइम है? ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारा आज का जो ट्रेड है वो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, मतलब हम दूसरी कंट्री से भी अपना ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में रह रहे हैं और वहां पर हमने अपने ट्रेड को चेक करना है, हमने अपने परचेज और सेल को चेक करना है, हमने अपने प्रोडक्ट के डिमांड को चेक करना है, सप्लाई को चेक करना है, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पर हम उसकी पूरी थ्योरी को देखेंगे, उसकी पूरी थ्योरी को स्टडी करेंगे कि ग्लोबल लेवल पर हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, ग्लोबल लेवल पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके की पॉलिसीज अपनानी पड़ती हैं। पॉलिसीज तो हमारे इंटरनल ट्रेड में भी होती हैं। इंटरनल ट्रेड मतलब कि एक कंट्री के अंदर अंदर जितना भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में भी पॉलिसीज बनती हैं। इंटरनेशनल जो पॉलिसीज होती हैं उनको बोलते हैं टैरिफ पॉलिसीज। टैरिफ पॉलिसीज, ये टैरिफ पॉलिसीज क्या काम करती हैं कि जब हम इंटरनेशनल वे में अपना ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल वे में अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते टाइम हमें कुछ तरीके के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, हमें कुछ तरीके की ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं। वो ड्यूटीज क्या होती हैं? टैरिफ ड्यूटीज होती हैं। टैरिफ ड्यूटीज को पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू टैरिफ पॉलिसीज, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बनाई जाती हैं। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमें क्या बता रही है कि हमारा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन है और इसके अंदर हमने कई तरह की टैरिफ पॉलिसीज बनानी है, और वो पॉलिसीज तभी बन पाएंगी अगर हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी को स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ मनी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में मनी बहुत सारे फंक्शंस करती है। मनी के फंक्शंस क्या हैं? गुड्स की एक्सचेंज में हेल्प करना। गुड्स की एक्सचेंज मतलब कि हमारे सेल और परचेज में, सेल एंड परचेज में हेल्प करना। इसके अलावा मनी के काम क्या है कि हम सेविंग्स कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम तभी अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर हमें ये पता होगा कि मनी हमारी इकोनॉमी में काम कैसे कर रही है, मनी हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट कैसे हो रही है। मनी की सर्कुलेशन के लिए गवर्नमेंट के पास दो पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से वो देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में मनी कैसे काम कर रही है, हमारी इकोनॉमी में मनी कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर सर्कुलेट हो रही है। वो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से इसको ध्यान भी रखते हैं, इसको कंट्रोल भी करते हैं और इसको सर्कुलेट करने में हेल्प भी करते हैं। तो थ्योरी ऑफ मनी उसको हम डिस्कस कैसे कर पाएंगे? फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से। और ये पॉसिबिलिटी कब होगी? जब गवर्नमेंट ये वाली पॉलिसीज बनाएगी। गवर्नमेंट ये पॉलिसीज कब बनाएगी? जब वो हमारी इकोनॉमी को स्टडी करेगी। इकोनॉमी की स्टडी करेगी किस लेवल पर? मैक्रो लेवल पर। उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया की स्टडी की कि हमारे इंडिया में मनी की सर्कुलेशन कैसे हो रही है। उसके बेसिस पर उसने क्या बनाई? फिस्कल पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसी बना दी।
तो उसी के हेल्प से उसने क्या किया कि हमारी पूरी कंट्री में मनी की सर्कुलेशन को चेक किया। नेक्स्ट एंड द लास्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, देखिए नेशनल का मतलब पूरे नेशन वाइज, इनकम मतलब जो हम अर्न कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम हमें क्या बता रही है कि पूरे नेशन की इनकम कितनी है, नेशन की इनकम कितनी है। तो ये कहां से पता चलेगा, अगर हम पूरी कंट्री को स्टडी करेंगे। पूरी कंट्री की स्टडी कब पॉसिबल होगी, जब हम मैक्रो लेवल की स्टडी करें। जब तक हम मैक्रो लेवल की स्टडी नहीं करेंगे हमें पूरे नेशन की इनकम का पता नहीं चलेगा। पूरे नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी जरूरी है। और ये थ्योरी हमारे नेशनल इनकम थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पार्ट है, क्योंकि इसी की हेल्प से हमारी बाकी की थ्योरीज भी वर्क करती हैं। जब तक हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तब तक हम दूसरी थ्योरीज को भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे स्कोप का पार्ट थी कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपने डिफरेंस को। डिफरेंस किसका, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों इकोनॉमिक्स का हमने क्या करना है, अपने डिफरेंस डिस्कस करना है। सबसे पहले माइक्रो क्या है, स्मॉल, मैक्रो क्या है, लार्ज। माइक्रो लेवल की स्टडी इंडिविजुअल बेस्ड होती है, मैक्रो लेवल की स्टडी किस बेस पर होती है, एग्रीगेट लेवल पर, मतलब होल इकोनॉमी के लेवल पर होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, कॉस्ट, आउटपुट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, एग्रीगेट कॉस्ट, एग्रीगेट आउटपुट। माइक्रो लेवल में प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन देखा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जर्नल प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन देखा जाता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मार्केट की स्टडी की जाती है, मार्केट की स्टडी, लेकिन किस बेसिस पर, सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पर। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मार्केट की स्टडी की जा रही है एग्रीगेट लेवल पर। मतलब इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम डिस्कस होगी वो होल लेवल की होगी, पूरी इकोनॉमी की होगी। लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस होगी तो सिर्फ वो इंडिविजुअल लेवल की होगी। जो माइक्रो लेवल की स्टडी होती है वो शॉर्ट टर्म बेसिस है, शॉर्ट टाइम की है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो लॉन्ग टाइम की है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर चीजों को कांस्टेंट माना जाता है, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था
कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तब भी अप्लाई होगा जब उनमें से सिर्फ एक फैक्टर ही हमारा वेरिएबल होगा, मतलब एक फैक्टर ही हमारा चेंज हो रहा है, बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो मैक्रो लेवल की स्टडी है उसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, उसमें सारे फैक्टर्स ही चेंज होंगे, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड में सारी चीजों को हम यही मानकर चलते हैं कि लॉन्ग टाइम पीरियड में वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं। माइक्रो लेवल की स्टडी में कुछ बेसिक अजम्पशंस मानी जाती हैं। कुछ अजम्पशंस होती हैं, जैसे कि यही फैक्टर्स के कांस्टेंट की होगी या कई और सारी अजम्पशंस हो सकती हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस की कोई भी सिचुएशन नहीं होती। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस नहीं होती, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अजम्पशंस की बात कर रहे हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स से लेने पड़ते हैं, मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम इजीली डिस्कस नहीं कर पा रहे माइक्रो इकोनॉमिक्स से, उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ फैक्टर्स लेने हैं स्टडी के लिए। तो अगर मैक्रो के फैक्टर्स को और माइक्रो के फैक्टर्स को डिस्कस करेगा स्टडी के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसको पैराडॉक्स कहा जाता है, पैराडॉक्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज कर रही है और माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, दोनों का ही एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत कब पड़ेगी, जब उन्होंने इंडिविजुअल इनकम फाइंड आउट करनी है। इंडिविजुअल इनकम वो कहां से फाइंड आउट करेंगे, अगर उनको नेशनल इनकम का पता होगा। मैक्रो लेवल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उन्होंने एग्रीगेट डिमांड को पता करना है, एग्रीगेट सप्लाई को पता करना है। तो ये सब वो कैसे पता करेंगे, जब उनको इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड और सप्लाई के थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी। तो इस तरीके से हमने आज अपनी माइक्रो एंड मैक्रो के डिफरेंस को डिस्कस किया और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को डिस्कस किया। और इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर इसको चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।